ठीक है। हाय व्यूअर्स, दिस इज मीर बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें ज्वाइन किया है इंडिया से डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है अमारा इफ्तिखार ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और इनके ओपिनियन जो है वो बहुत ज्यादा मतलब लोग पसंद करते हैं और पसंद करने के साथ साथ बहुत ज्यादा लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं। लास्ट हमारी डिबेट हुई उससे रिलेटेड जो है बहुत से लोगों ने दोबारा भी बड़ी फरमाइशें की कि ये एक फ्रेम में होना चाहिए प्रोग्राम, तो इसलिए मैंने दोनों को दोबारा से इनवाइट किया और आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने दोबारा से हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया रिबा, थैंक यू। थैंक यू रिबा जी फॉर आपने हमें चांस दिया, अपॉर्चुनिटी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जी हमारी छोटी बहन की तरह है और थोड़ी बहुत चलती है भाई बहन, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आई होप लेट्स बायगॉन बी बायगॉन। जी सही हो गया सर। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन मदरसा एजुकेशन सिस्टम के हवाले से और पाकिस्तान से भी हम बात करेंगे पाकिस्तान के मदरसा एजुकेशन सिस्टम के हवाले से। तो इस पर आपका भी ओपिनियन लेंगे, अमारा मैम का भी ओपिनियन लेंगे। अमारा मैम पाकिस्तान के मदरसा एजुकेशन सिस्टम के हवाले से उनसे हम सवालात करेंगे और आपसे इंडियन मदरसा एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात करेंगे। तो आगाज़ डॉक्टर साहब आपसे करते हैं इंडियन मदरसा एजुकेशन सिस्टम के हवाले से। सर, क्या कहना चाहेंगे कि आप इंडियन मदरसा एजुकेशन सिस्टम का बैकग्राउंड और रोल कैसे देख रहे हैं और हिस्टोरिकल रोल क्या है इंडिया का मदरसा एजुकेशन सिस्टम का, आप इस पर क्या राय रखते हैं? देखिए, तो बड़ी जाती होगी आपकी कि दो खवातीन ने आपने पहले हमें अपॉर्चुनिटी दिया, तो आप मैं कहूँगा आप हमारा जी से पहले बुलवा लें, फिर मैं बोल दूंगा। भाई शी इज अ फीमेल आई गेस एंड लेडीज फर्स्ट शुड बी एन अनकॉम्प्रोमाइज्ड रूल। तो आप इनसे बोलें। का बहुत ख्याल रखते हैं, इसलिए मैं आपका ओपिनियन सर आप बात कर लें। इट्स नॉट लाइक के पास्ट की या कोई डेफिनेटली जो आपके आसपास के माहौल है या लोग जो हैं वो इतनी ठोस और इतनी वो कोई पुरमगज किस्म की गुफ्तगू नहीं, वो जो सच और हकाइक होते हैं वो सुनना चाह रहे होते हैं। जो अपने आसपास आप जो देखा और आपने अब तक जो देख रहे हैं, आप थोड़ा बहुत वो बयान कर दें, उसके अलावा मैं बात कर लूंगी अपने वाली साइड की। ठीक है, तो इफ इट्स फाइन विद बोथ द वुमेन देन आई एम कंफर्टेबल। सो देखिए, ऐसा है ना कि मदरसा एजुकेशन, कॉन्वेंट एजुकेशन, गुरुकुल एजुकेशन, सारे एजुकेशन है ना। कंटेंट ऑफ द एजुकेशन मैटर करना चाहिए कि आप एजुकेट क्या करना चाहते हो। बहुत सारे स्वीपिंग स्टेटमेंट्स आते हैं कि एजुकेशन प्रॉब्लम है, एजुकेशन की वजह से ये नहीं होती। मैं इसको नहीं मानता। पॉइंट है कि आप एजुकेशन में क्या दे रहे हो, व्हाट इज द कंटेंट, व्हाट इज द गोल, आप क्यों पढ़ा रहे हो या क्यों लिखा रहे हो। एजुकेशन और इंडोक्ट्रिनेशन में क्या अंतर है, आपको ये बताना पड़ेगा ना कि किसी चीज को आदमी इंडोक्ट्रिनेशन कहता है, उसी चीज को कोई आदमी एजुकेशन कहता है। तो द पॉइंट इज कि आज की जो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, इंसानियत है, उसमें मेन जो जो एजुकेशन का कंटेंट है, मल्टीकल्चरलिज्म, acceptance for each other's culture, beliefs, faith, scientific temper, questioning. This is the ये इससे आपके एजुकेशन के कंटेंट का निर्माण होता है, ठीक है ना। ये चीजें हैं, अगर आपके एजुकेशन के कंटेंट में, आप उसको एजुकेशन कहेंगे। बाकी कुछ जिसको आप दीनी शिक्षा कहती हैं, रिलीजियस एजुकेशन कहते हैं, वो जरूरी होती हैं। मुझे लगता है कि उनको भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके कल्चर में कुछ चीजें होती हैं जो जिसके लिए आपको इस तरीके के जो महानुभव होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। शादी कराना है तो आपको काजी की तो जरूरत पड़ेगी। आप मदरसा को बंद कर देंगे तो काजी कहाँ से आएंगे। सिमिलरली आपको नमाज पढ़ाना है तो आपको वो चाहेंगे। उसी तरीके से हमारे यहाँ भी अगर आपको गृह प्रवेश कराना है तो पंडित जी चाहिए और दूसरी चीजें चाहिए। तो उस हद तक तो होना चाहिए फॉर आपकी सोसाइटी में बैलेंस होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर वर्सेस रिलीजियस एजुकेशन का। और उनका रोल बहुत लिमिटेड होना चाहिए सोसाइटी में। जैसा मैंने आपको बता दिया, कुछ लिमिटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं जहां तक उसको लिमिट करना चाहिए। बाकी मैं भारत में मदरसा एजुकेशन के बारे में कुछ जानता ही नहीं हूं, क्योंकि मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा। तो हमारा स्कूल साइंटिफिक था, तो हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सोशल साइंस और हिंदी यही पढ़ा हमने पूरे 1 to 10। तो बाकी रिलीजन का कोई पुट नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि भारत में बताना चाहिए, इंडिया में भी कल्चर के बारे में लोगों को बताना चाहिए कि आप कौन हैं, आप कौन नहीं है। इसकी जानकारी बहुत आवश्यक होती है। बट ओवरऑल
किसी को मैं विलीफाई करना नहीं चाहता। आपकी सोसाइटी है, आप डिटरमाइन करेंगे कि कंटेंट ऑफ एजुकेशन क्या चाहते हैं, वरना मैं इस चीज का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं कि एजुकेशन नहीं है इसलिए बहुत से लोग एजुकेटेड होते हैं, उसके बाद जो वो पाथ चूज करते हैं वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, क्योंकि उनके एजुकेशन के बाद में उनको समझ में आता है कि दिस इज द राइट पाथ। तो आप एजुकेशन का कंटेंट क्या है इस पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है, रादर देन कि जो उसकी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है कि हम कुछ पढ़ा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम क्या पढ़ा रहे हैं ये बहुत आवश्यक होता है। जी, थैंक यू। हमारा मैम पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान के मदरसा एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, तो आप क्या ओपिनियन रखते हैं कि हिस्टोरिकल रोल क्या है पाकिस्तान के मदरसा एजुकेशन सिस्टम का? अच्छा देखें तो एक जो मुल्क बना हो नया नया 70 साल हुए हों 75 साल हुए हैं, उसका कोई इतना बड़ा हिस्टोरिकली हम उसके लिए बात नहीं कर सकते या क्लेम नहीं कर सकते कि हिस्टोरिकल रोल, लेकिन जितना ये आप बता रही हैं उस हिसाब से तो पाकिस्तान बनने में मदरसा जामिया तो जो है और जो कुछ मौलाना हजरात हैं उनकी कायदे आज़म के साथ शमूलियत और फिर उसके बारे में कुछ मदारस का इख्तलाफ ये वो मंजर आम पर है। लेकिन आप बात करिए कि पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक उनका तारीखी क्या किरदार रहा है, तो उसके लिए आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में मदारिस का तो डायरेक्टली आप उसकी कोई तारीखी किरदार नहीं रहा, लेकिन मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के अलग अलग तरह के मदारिस हैं हमारे यहाँ। आप जानते हैं कि मज़हब के कई फ़िरके हैं, शिया फ़िरका, सुन्नी फ़िरका, मदरसा जो अलग होगा, शिया का अलग होगा, उसके अलावा देवबंदी का अलग होगा और बरेलवी का अलग होगा, अहले सुन्नत और जमात का अलग होगा, और ये सारे मदारिस जो होते हैं ये को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो मौलाना हजरात होते हैं वो हमारी हुकूमतों पे या हमारे कल्चर पर वो यकीनन जो है वो असरअंदाज होते हैं थ्रू अपने उस वो जो आप बयान करते हैं, या वो इतने जो बच्चे हज़ारों की तादाद में उनके पास आ रहे होते हैं, वो जहन साजी कर रहे होते हैं, तो यकीनन उनका एक बड़ा वाइटल किरदार है, लेकिन वो वाइटल किरदार सामने नहीं आता। उसके बाद रहा कि उसका तारीखी किरदार क्या है, तो तारीखी किरदार में जब आप देख लें तारीख में, अगर आप उसका ढूंढना चाहते हैं तो रशिया जब अफगानिस्तान में आया तो उस वक्त जो मदारिस का किरदार है हमारे यहाँ, हमारे हुकूमतों ने ज़रूरी समझा कि मदारिस के काम को आगे बढ़ाया जाए, जहाद के नाम पर मदारिस से बच्चे भेजे जाएं, क्योंकि मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे वो होते हैं जो 5 साल से दाखिल करवाए जाते हैं और उसके बाद उनकी तालीम का जो एक लंबा सिलसिला होता है उस पर हम अलग से बात कर सकते हैं। तो उनकी जहन साजी ऐसी की गई कि जो जहाद के नाम पर अफगानिस्तान में भी जाकर जंग करने वाले थे वो बच्चे भी तकरीबन 95% जो हैं वो मदारिस से गए थे, और अगर मदारिस से गए थे तो फिर उसका तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि वो वालदैन की जहन साजी और फिर उस बच्चे की जहन साजी करने में उस मदरसे, उस फ़िरके और उस मौलाना साहब का भी तो हाथ था जो उनको तालीम दे रहे थे। अब वो कौन सी तालीम दे रहे थे? यकीनन वो तालीम तो वो जो तालीम का असल तरीका है वो तो यही है ना कि सवाल करना या हम अंगी पैदा करना जो सोसाइटी में रहने वाले लोगों के साथ आपस में, या फिर अपने जो बिलीव्स हैं उनको आप दूसरे तक पहुंचाना। लेकिन इन्हीं के ज़रिए कई आप डिस्ट्रक्टिव भी काम ले सकते हैं अपने जहाद के नाम पर। अगर आप कश्मीर में आपने अपने मुजाहिदीन भेजे तो आपने इन्हीं मदारिस में से भेजे, और अगर आपने अफगानिस्तान पे भेजे तो वो इन्हीं मदारिस में से भेजे। तो आप कुरान पाक तो पढ़ें तो आपको अमन का दर्स देता है। हम तो अपना मजहब घर में जब हमें पढ़ाया गया या जो हम जहाँ से हमने पढ़ा तो हमें तो अमन मिला, हमें तो भाईचारा मिला कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, बेगुनाह इंसान का कत्ल, इंसाफ ही इंसाफ मिला। लेकिन जिस तरह से उन बच्चों को पढ़ाया गया फिर वो तो फिर उनके कायदे पर करता है डिपेंड कि उनको किस तरह से समझाया गया और पढ़ाया गया कि फिर इतने ज़्यादा जहन साजी की गई। तो मदारिस का मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत बड़ा रोल रहा है। उसके बाद अगर आते हैं तो उससे थोड़ा सा आगे चले आए तो लाल मस्जिद में जो बच्चों की तरबियत हो रही थी, अस्करी तरबियत भी साथ ही करते हैं, असली तरबियत के साथ साथ तालीम के साथ साथ जहाद की भी तैयारी करवाई जाती है, जो कि कहीं भी दुनिया में और आप नहीं देखेंगे, ना आप किसी और मुल्क में ऐसा देखेंगे। तो उसके लिए आप देख लें कि स्टेट की स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, उसके ऊपर एक लंबी बहस हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान में बहरहाल किरदार जो है वो ये रहा है कि अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है इंसानी जो कह सकते हैं कि आप कुव्वत की, फौज के अलावा जो आपके सामने आकर आप नहीं कर सकते, तो फिर आप इन मदारिस का लेते हैं आसरा और इनसे बच्चे निकाल कर आप इनसे लड़ाइयाँ भी करवाते हैं, इनसे जो आप शहादत के नाम पर जो आप अपने मफाद जो हासिल करते हैं वो हम सबके सामने है। अनफॉर्चुनेट है और बेहतरी ये आई है कि अब कम है, अब पहले से तकरीबन
50% तो कम से कम समझने के कम है। सही हो गया। डॉक्टर साहब, मैं अगर इंडिया की बात करूं तो आप क्या समझते हैं कि इंटरनल डाइवर्सिटी मदरसा एजुकेशन सिस्टम की इंडिया में, आप क्या डिफरेंस फील करते हैं कि क्या इंडिया में सिर्फ एक ही तरह के मदरसे हैं, और क्या आप इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? और आइडियोलॉजी मतलब उन सब की क्या सेम है, और सोचने का नजरिया और सारी चीजें, जैसे हमारा मैम ने कहा कि पाकिस्तान में अगर बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट तबकों के डिफरेंट डिफरेंट मदरसाज हैं और उनकी डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग करती हैं। लेकिन आपकी इस हवाले से क्या राय है? जी, जिसको आप आइडियोलॉजी कह रही हो, वेरियस इंटरप्रिटेशंस है ना। जब आप एक ही पर्टिकुलर सेंटेंस को कई तरीके से पढ़ सकते हैं एंड देन डेवलप्स द स्कूल ऑफ थॉट कि उस स्कूल ऑफ थॉट का ये मतलब है, वो स्कूल ऑफ थॉट का ये मतलब दे रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो फिर अब ये कि क्या वाइफ का भी कंसेंट इंपॉर्टेंट है? किसी भी ऑफेंस को पर्टिकुलर एज एन अटैक ऑन वुमेन कहा जाए तो फिर कंसेंट की क्या लिमिटेशन है, कहाँ तक जाएगी? अलग अलग लोग उसमें अपने, कोई कहता है मैरिटल रेप इज एन ऑफेंस, कोई कहता है मैरिटल रेप इज नॉट एन ऑफेंस। सो ये कोई जिसको आप मर्तबा फिक्रिया कह रहे, दैट मीन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरप्रिटेशंस। तो पाकिस्तान को जो मुझे लगता है, खासकर स्कॉलरली अगर कोई वर्क करे, इफ समवन इज रियली इंटरेस्टेड इन डूइंग इन स्कॉलरली वर्क एंड बीइंग अनअबेशड अबाउट इट, तो आपको ट्रांजैक्शन को समझना पड़ेगा कि जिसको आप रिलीजन कह रहे हो, जिसको आप कल्चर कह रहे हो, जिसको आप ट्रेडिशन कह रहे हो, क्या वो सारी चीजें एक दूसरे के साथ कन्वर्ज हो रही हैं? अगर नहीं हो रही हैं तो क्या आप उनको समझ रहे हो? अगर आप कह रहे हो मेरा रिलीजन फाइनल है, तो फिर क्या आप फर्स्ट वाले के साथ उसका कनेक्शन देख रहे हो? उन फर्स्ट के बीच में जो इंटरमीडिएरी कनेक्शन आ रहे हैं उनको आप समझ रहे हो? सो आप सोसाइटी को, जो आप सेक्युलरिज्म कहते हैं, जिसको सेक्युलरिज्म इज अ बज़वर्ड स्पेशली फॉर द अब्राहमिक फेथ, जैसे तो स्पेसिफिकली आपको रिलीजन को और बाकी चीजों से, एजुकेशन से अलग करना पड़ेगा। रिलीजन रखिए, इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग, बट आप जब तक सेक्युलराइज नहीं करेंगे, ये सॉल्यूशंस दे चुकी है दुनिया। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वर्क बीइंग रिटन। मैं आपको किताब दे दूंगा, आप जाके पढ़ लें, फिलोसफी ऑफ, मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूं, और अगर आपके यहाँ कोई इंटरेस्टेड है, आप लोग पढ़ें उस किताब को। दैट्स नॉट समथिंग विच इज द स्टोरी ऑफ फिलोसफी। ये एक किताब है, आप इसको पढ़ें, किसी वेस्ट वाले ने लिखी है, बाय विल डुरांट। इट्स अ वेरी गुड बुक, ठीक है ना? आप इसमें पढ़े, क्योंकि ये जो आप जिस समस्या से जूझ रही हैं, जैसे एक बार, एक मिनट आप तब तक हमारा जी से कंटिन्यू कीजिए, मैं जरा आता हूँ, एक मिनट। अच्छा हमारे मैम, आपसे अगर हम मतलब मदरसा एजुकेशन सिस्टम के हवाले से अगर बात करें, तो आपने मतलब मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी मदरसा एजुकेशन सिस्टम गए, ठीक है, तो उससे क्या सोसाइटी पर इफेक्ट हुआ, और आपको लगता है कि वाकई ही मदरसा एजुकेशन में कोई मॉडर्नाइजेशन आई है, या आप इसके अलावा क्या उनकी एक्टिविटीज में पहले के मदरसा एजुकेशन सिस्टम में और अब के मदरसा एजुकेशन में जो मॉडर्नाइज हो चुके हैं, जो कहते हैं, तो उसमें कोई डिफरेंस आप देख रहे हैं? कौन से मॉडर्नाइज हुए हैं रिबा? आपके इल्म में है कोई? एक मदरसा तो है मेरे इल्म में, मेरे ख्याल में जामिया अशफिया है, ये जो उसके जिसमें साइंस भी पढ़ाई जाती है। उसके अलावा को मेरे इल्म में तो नहीं। अगर आपके इल्म में है तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, मेरी कम इल्मी सही। तो मदारिस तो है, पिछले कई सौ सालों की तर्ज पे ही चले आ रहे हैं, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं है, उसमें तो वैसे ही राइज हैं जो भी उनके पहले से जो निसाब पढ़ाया जाता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मुशर्रफ दौर में उसमें कुछ जो है बाकी तालीमी निज़ाम पाकिस्तान का जो निसाब है वो शामिल किया गया था, जो कि यूं समझ लें कि आप एक किताबी कार्रवाई होती है और उसमें वो बच्चा जो है वो पढ़े ना पढ़े, मदारिस ने खुद नंबर देने होते हैं, तो वो तकरीबन नहीं पढ़ाया जाता। और बाकी सब्जेक्ट्स जैसे अंग्रेजी हो गई, रियाजी हो गए, मुताला पाकिस्तान हो गया, इस तरह के बाकी सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ जो कि नहीं पढ़ाए जाते मदारिस में। जो मदारिस का निज़ाम तालीम है वो मुनसर करता है कि वो किस मकतबा फ़िक्र का मदरसा है। वो जिस मकतबा फ़िक्र का मदरसा होगा, जिस सेक्ट का मदरसा होगा, उनके रिलेटेड जो उनके बड़ों की किताबें होंगी कुरान और अहादीस के अलावा, उसमें वो शामिल की जाएंगी निसाब में, उसके ज़रिए तालीम दी जाएगी। और फिर वो तबका या वो फ़िरका क्या किस मामले में सोच रखता है,
तारीख के किस मामले में, जैसे शिया हजरात है मुहर्रम के मामले में उनकी जो राय है वो मुकम्मल मुख्तलिफ है, तो उनके भी जो बच्चे फारिग तहसील होते हैं उनके जो नज़रिया है या जो उनकी सोच है वो एक बरेलवी या देवबंदी मदारिस से फारिग हुए बच्चे, फारिगुल तहसील बच्चे जो होते हैं उसकी नुक्ता नज़र से कतई मुकम्मल मुख्तलिफ होगी, हालांकि वाकया एक ही की बात हो रही होगी। सो इसलिए ये कहना, तो अगर आप उसको चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान की तालीम का निज़ाम एक है जिसमें वो किताबें पढ़ाई जाती हैं, वो अगर आप ऐसा समझ रही हैं तो ऐसा कोई निज़ाम नहीं है अभी तक पाकिस्तान में। पाकिस्तान के हर मदारिस में कुरान और हदीस के अलावा इंटरप्रिटेशन, जैसे बेसिक चीज तो इंटरप्रिटेशन है कि आप उसमें से समझा क्या रहे हैं अपने बच्चों को, वो हर मदरसे की अलग है। चाहे वो मेरे मोहल्ले में कोई मदरसा है, चाहे वो आपके शहर में, वो जहाँ भी है, वो जिस फिरके का है वो उसको उस हिसाब से इंटरप्रेट करके बताया जाएगी हदीस और कुरान, और उसके अलावा इखलाकियात भी। तो इसके साथ फिर वो उसका मेल नहीं हो पाता कि आप कहें कि आप मदारिस से निकले हुए बच्चे भी सारे एक जैसे होते हैं। निसाब जो वो पढ़ते हैं वो मुख्तलिफ होता है, कुरान और हदीस मुकम्मल एक जैसे ही होते हैं लेकिन उनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो मुकम्मल मुख्तलिफ होती है। सो इसलिए, और उसके अलावा उनकी जो अपने अपने बुजुर्गों की किताबें होती हैं वो उनकी निसाब में शामिल होती हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि जो पाकिस्तान का इक्का दुक्का जो उसमें निसाब शामिल किया गया था पाकिस्तान की तालीमी निसाब का, तो वो भी उसका भी नहीं पढ़ाया जाता। तो बहरहाल उसका आउटपुट कोई नहीं है। एक मदरसे से फारिग तहसील जो एक बच्चा फ्री होता है और वो मुफ्ती बनता है, तो उसके बाद आगे जॉब्स क्या क्या क्रिएट की गई हैं पाकिस्तान में, ये इसके बारे में ये एक बड़ी लंबी डिबेट है। वो बच्चा जो है वो कितना किस कदर काबिल हो सकता है और क्या उसको कोई साइंसी वर्क या उसको कोई और मेहनत का काम या उसको कोई भी मुशक्कत का काम, कोई भी हुनर सिखाया जाता है। वैसे तो देखें तो हजारों और लाखों जो बच्चे हैं यूनिवर्सिटी से निकल के भी ऐसे ही धक्के खा रहे हैं, लेकिन स्टिल मदारिस से निकले हुए बच्चे भी इसी तरह से ही गैर मुफीद साबित होते हैं जब तक उनको किसी न किसी आप उसमें हुनर में नहीं करेंगे, कि जब तक उनके लिए आप जॉब्स नहीं बनाएंगे, जब तक आप उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के आगे जो है वो प्रोजेक्ट्स नहीं बनाएंगे, तब तक तो मदारिस आप किस तरह से ही काम करेंगे। और मदारिस और स्कूल मैं ज़्यादा कोई इतना फ़र्क भी नहीं समझती पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान के स्कूलों में भी तकरीबन मदारिस वाला ही निज़ाम है। क्योंकि जहाँ साइंस आपको साइंस पढ़ाई जाती है वहाँ पे साथ बताया जाता है कि इसे साइंस कहती है, हमारा मजहब नहीं कहता। साथ साथ आपके हर सब्जेक्ट में, चाहे वो रियाजी है, चाहे वो मुताले पाकिस्तान है, चाहे वो उर्दू है, चाहे वो अंग्रेजी है, आपके हर सब्जेक्ट में इस्लामियात मतलब आपके दीनी तालीम बीच में रखी गई है। सो इतना कोई खास फर्क नहीं। फर्क ये होता है कि स्कूल के बच्चे जो हैं दोपहर को घर आ जाते हैं, जो किसी में हॉस्टल में नहीं रहते, जो मदारिस के अक्सर बच्चे होते हैं वो वहाँ पर हॉस्टलाइज होते हैं, जिसकी वजह से और भी कई मसाइल जन्म लेते हैं। लेकिन खैर ज़्यादातर तादाद उन बच्चों की होती है जो गरीब बच्चे होते हैं, गरीब वालदैन के होते हैं, जिनके लिए वो रोज़ी रोटी नहीं कमा सकते, 2 वक्त की रोटी, तो वो उनको मदारिस में भेज देते हैं ताकि उनको मुफ्त में तालीम मिले। तो बाकी निज़ाम तकरीबन एक जैसा ही है। वहाँ के मौलाना और यहाँ के उस्ताद जो हैं इनका माइंड सेट भी तकरीबन एक जैसा होता है, हमारे स्कूलों के असातिज़ा का और मदारिस के। और अल्हम्दुलिल्लाह तालीम का मयार भी तकरीबन एक जैसा होता है। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि हमारे स्कूलों और मदारिस में किसी भी जगह पे सवाल करने की इजाज़त नहीं है, सवाल को गुस्ताखी समझा जाता है। सो मैं इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं देखती। तो दोनों जगह पे तकरीबन सेम है वक्त का बस। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि मदरसा एजुकेशन जब से मतलब इंडिया में आपको लगता है कि कोई मॉडर्नाइजेशन की तरफ आई है उनका, यानी कि रिफॉर्म हम सोसाइटी में देखते आए हैं मदरसा एजुकेशन की वजह से, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत टफ क्वेश्चन पूछ रही हैं आप। आई डोंट नो वेदर दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म टू स्पीक अबाउट इट, लेकिन क्वेश्चन आपका बहुत, आप रिफॉर्म किसको कह रही हैं, कहाँ रिफॉर्म करना चाहती हैं आप, किसका रिफॉर्म करना चाहती हैं आप? जो मनुष्य है वो तो, जो इंसान है वो तो बनाया जाता है ना। हम आप पैदा होते हैं, वी आर ब्लैंक स्लेट एंड देन यू फिल इन द ब्लैंक, राइट, कि ये है, और आप उस तरीके से सोचते हो, हम इस तरीके से सोचते हैं। तो आप रिफॉर्म कहाँ पे चाहती हैं? एट द पॉइंट ऑफ द ब्लैंक स्लेट, या एट द पॉइंट ऑफ कि जो बंदा ब्लैंक स्लेट में फिल कर रहा है वो, या वहां पे कि वो क्या फिल कर रहा है उस पे? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको अपनी सोसाइटी में, बिकॉज आई एम एन आउटसाइडर, दो आई एम नॉट एन आउटसाइडर, हम मेरे दृष्टिकोण से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप मेरा ही खून का पार्ट है, मेरे ही डीएनए का पार्ट है आप तो, पर ठीक है, अब वी हैव पार्टेड आवर वेज। तो अब आपको अपने अंदर से ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, कुछ टफ क्वेश्चंस आपको पूछने पड़ेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन
पूछने पड़ेंगे और उसके बाद आप उसका आंसर देंगी। और मेरे ख्याल से अगर आप MBS साहब हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब, जो कि अभी क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरेबिया के, आई गेस दैट मैन इज वेरी विजनरी मैन। बहुत ही मैं प्रभावित हुआ हूं उनकी जो लीडरशिप है और जो वो करेज दिखा रहे हैं और जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं। आई गेस आपको मोहम्मद बिन सलमान साहब का हाथ जो है वो मजबूत करना चाहिए, बिकॉज द मैन हैज विजन, द मैन नोज व्हाट टू डू, और उनको ये पता है इसको कैसे करना है। इंडिया की तरफ आप जाएंगे तो वो आपको ये लगेगा कि अच्छा, एक चूंकि एक बना दिया जा चुका है कि ये तो दूसरे लोग हैं, ये सही नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको वहां से नजर मिलेगी रिफॉर्मेशन इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। आपको पॉलिसी लेवल पे जाना पड़ेगा, माइक्रो लेवल पे जाना पड़ेगा कि क्या रिफॉर्म करना चाहती है। बंदे रिफॉर्म नहीं होते, बंदे इंडिया का बंदा कुछ सोचता है, पंजाब का बंदा कुछ सोचता है। हमारे यहाँ पे बच्चा चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत रहा है। अभी कल इसरो को बेस्ट स्पेस एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड मिला, जर्मनी में बड़ी तारीफें की गई। अब आपको चूज करना है कि क्या आप कभी इंडिया से एस सोमनाथ साहब को एज ए स्टेट गेस्ट बुलाएंगे। आपके पास चॉइस होगी ना, आप किसको बुलाना चाहते हो इंडिया से। आप एस सोमनाथ साहब को बुला सकते हो, पर क्या आप उनसे कनेक्ट कर पाओगे कि ये भी हमारा ही पार्ट है, ये भी हम इनसे ये हमारी सोसाइटी को कुछ बता सकते हैं। तो बहुत फंडामेंटल्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत मासूम क्वेश्चन है, मगर इसके आंसर्स बड़े डीप है। और सबसे अच्छी बात यह कि इनके आंसर्स आ चुके हैं। मैं आपको थाउजेंड्स ऑफ बुक दे सकता हूं जो इसी मर्तबा फिक्रिया, अगर मैं गलत नहीं हूं, मेरी उर्दू गलत नहीं है, इसी मर्तबा फिक्रिया के लोगों ने लिखा, क्योंकि वो सोल्यूशन और प्रॉब्लम को समझ चुके थे, उन्होंने उसका सोल्यूशन दिया और आज उनका समाज एक बेहतरीन समाज जो है वो बन चुका है। आप यूरोप को ले लें, और मोहम्मद बिन सलमान साहब का कुछ 1 साल पहले का स्टेटमेंट है, जब उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं 20 साल 25 साल वेट करूं, मैं 5 साल में सऊदी अरेबिया को रेनेसांस ला के दिखाऊंगा। 5 साल में बोले नेक्स्ट यूरोप विल बी इन अरेबिया। एंड व्हेन ही सेज अरेबिया, ही सेज नॉट ओनली सऊदी अरेबिया, ही सेज जॉर्डन, इजिप्ट, बहरीन, कुवैत, जो भी और कंट्रीज हैं, UAE, इन सारों का नाम उन्होंने लिया कि हम यहाँ पे रेनेसांस लाएंगे। तो व्हाट इज रेनेसांस, वो किसकी बात कर रहे हैं। रेनेसांस इज अ टर्म ऑफ आर्ट जी। तो ये एक स्पेसिफिक मीनिंग है रेनेसांस, इट्स नॉट अ लूज एंड वर्ड कि आप कुछ भी सेंस में इसको यूज कर देंगी। तो आप मोर देन इंडिया, आप सऊदी अरेबिया से सीखें। सऊदी अरेबिया ने जो है जिस पाथ पे वो जा रहे हैं, जिस तरीके से वो अपनी सोसाइटी को खोल रहे हैं, एक सोसाइटी में कभी टूरिज्म बंद था, आज वो टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। 2034 का वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। अभी शकीरा नहीं, क्या नाम है उनका, जेनिफर लोपेज का उन्होंने कॉन्सर्ट कराया। क्या आप वो कॉन्सर्ट करा सकते हैं अपने आप? आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि वो करवा रहे हैं, वो अपनी समाज को समझ रहे हैं, आप क्या करवा पाएंगे? और अगर आप नहीं करवा पाएंगे तो क्यों नहीं करवा पाएंगे, कहाँ गलती हो रही है, उसका सॉल्यूशंस क्या है? तो मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ पीपल शेमिंग कि लोग गलत हैं या कोई वो है, आप एक आइडियोलॉजिकल वे ले, और एक मिड वे पॉसिबल है कि सारी तरीके की जो आपकी डाउट्स हैं, उन डाउट्स को मीट आउट करते हुए एक मिडवे आ सकता है, एक रेनेसांस आ सकता है। और रेनेसांस में हुआ क्या था कि यूरोप ने अपने कल्चर को एडमिट करना शुरू किया था। वो वापस से उनके रोड पे मूर्तियां आनी शुरू हो गई थी, शिल्पकारी, चित्रकला, ये जो सारी स्किल्स थी जिसको उन्होंने बैन कर दिया था सोसाइटी से, जैसे सिंपली रिवाइव इट। रेम्ब्रांड इज द रिजल्ट ऑफ रेनेसांस। रेम्ब्रांड क्या किया उन्होंने, मूर्तियां उकेरी थी, और वो भी लास्ट सफर की उकेरी थी, बट मूर्तियां उकेरी थी। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप उसी तरीके के एक मिडवे में जाइए जो यूरोप ने दिखाया। यूरोप इज क्रिश्चियन लैंड, बट दे आर रेनेसांस विद द क्रिश्चियनिटी ना। तो वो आपके पास, उसको आपको समझना पड़ेगा। आप अनफॉर्चुनेटली सेक्युलरिज्म का जो मतलब समझते हैं रिलीजियस न्यूट्रलिटी, नॉट इवन इन द वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन सेक्युलरिज्म का मतलब रिलीजियस न्यूट्रलिटी होता है। इसका मतलब होता है सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम द स्टेट। वो आपको भी वही चीज करनी है। सेपरेशन कहां तक करनी है, कितनी करनी है, या आपकी सोसाइटी है, आप डिटरमाइन करोगे। और बहुत सारे बुक्स हैं, मैं आपको यही फॉरवर्ड कर दूंगा विल डुरांट की। इसमें स्पिनोजा का आप चैप्टर पढ़ लीजिएगा, बड़ा अच्छा चैप्टर है। जब किसी ने अल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा, एंड आइंस्टाइन वाज अ ज्यू, कि डू यू बिलीव इन गॉड, बिकॉज ही गेव द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक रिलेटिविटी, वेयर ही प्रूव कि अगर आप लाइट की स्पीड से चलते हैं तो जो स्पेस एंड टाइम का फैब्रिक है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जबकि नॉर्मली
ये माना जाता है कि स्पेस एंड टाइम जो है वो एक्सपैंड भी करता है। तो स्पेस एंड टाइम एट द सेम टाइम इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एट द सेम टाइम इट इज एक्सपैंडिंग। आप जब ट्रेन में बैठे होते हो तो आप बैठे भी होते हो, आप मोशन में भी चल रहे होते हो, पर ये बात आपको समझना पड़ेगा कि विद इन द सेम टाइम मल्टीपल पॉसिबिलिटीज कैन एग्जिस्ट एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि आप किसी एक को गलत कहते हैं। आप बैठे हुए हो पर आप मोशन में हो सकते हो, आप सोए हुए हो, आप मोशनलेस हो, पर still you can be in motion. The thing is that are you ready to see these various possibility coexisting at the same time? So peaceful coexistence is not just the coexistence of various culture and the belief system, is also about the possibility of various explanation, ना कि बहुत सी चीजें हो सकती हैं और हम सबको एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट कर देना कि ये गलत है एंड दिस इज द ओनली वे आउट फॉर अ पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ। ये प्रॉब्लम है। आप सबको आत्मसात करें, धीरे धीरे समाज जो है वो खुलेगा। वंस सोसाइटी स्टार्ट्स ओपनिंग अप, फिर वो उसको आप रोक नहीं पाएंगी, वो एक प्रोग्रेसिव पाथ ले लेगा। सो इट इज फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द पॉलिसी मेकर ऑफ द पाकिस्तान टू डिसाइड वेयर पाकिस्तान इज हेडिंग एंड हाउ इट इज गोइंग टू हेड टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। हमारा मैम आपसे मेरा सवाल है कि बहुत से लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं मदरसा एजुकेशन सिस्टम को, जो थोड़ा से लिबरल हो जाते हैं, थोड़े से मॉडर्नाइज हो जाते हैं, और वेस्ट की बात करें तो वो तो रिकॉग्नाइज भी नहीं करता मदरसा एजुकेशन सिस्टम को। तो आप क्या इस पर राय रखती हैं? और जो बच्चे मदरसा एजुकेशन हासिल करके वही फिर वो आपकी वाली बात की वो एक बहुत लंबी भी डिबेट चली जाएगी, मतलब मुख्तसरन आप इस पर क्या राय रखती हैं कि उनको अपॉर्चुनिटीज किस तरह की प्रोवाइड की जाती है, उनका कैलिबर, उनका आईक्यू लेवल किस तरह कहाँ पर स्टैंड करता है, और क्या हम इस तरह के माइंडसेट को compete कर पाएंगे? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इसरो को ये अवार्ड मिले हैं, और चले हम इंडिया की एग्जांपल नहीं लेते हैं, हम तो सऊदी अरब की एग्जांपल ले लेते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो 2030 के बाद जो है वो अपने मतलब कंट्री में कुछ मतलब चैंपियनशिप जो है वो होस्ट कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी न्यूज देखते हैं, तो यानी कि वो मॉडर्नाइज वर्ल्ड कप ऑफ फुटबॉल, भाई कोई चैंपियनशिप नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी वर्ल्ड कप करा रहे फुटबॉल। वर्ल्ड कप। जी सर, जी जी, वेल जी। मैं आप सबसे पहले तो लेट मी गेट इनटू इट इन दिस वे कि जो आपका पहला सवाल है कि इन मदारिस को तनकीद क्यों की जाती है, तो कोई भी जो मजहब सिखाने, नॉट जस्ट इस्लाम, मजहब सिखाने वाला कोई भी इदारा जो होता है, वो जब तक दुनिया के बाकी अलूम से बिल्कुल फारिग रखता है बच्चे को, तो फिर उसका आउटपुट आप क्या देते हैं सोसाइटी को? सोसाइटी में तो आप फिर क्या दे रहे हैं सोसाइटी को इन रिटर्न? उस बच्चे को इतने सालों में आपने कौन सा हुनर दिया, आपने कौन सी तालीम दी? साइंस तो कोई मजहब नहीं है। साइंस हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उससे फायदा है दुनिया को। तो दुनिया की तालीम के साथ तो किसी का भी कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि उससे सबका फायदा है। साइंस नहीं देखती कि ये मजहबी है नहीं है, वो साइंस सबको फायदा देती है। तो वहां पे आके क्रिटिसिज्म जो है बिल्कुल जायज बनता है कि अगर आप अपने किसी भी मजहब के मदारिस में या फिर उस धर्मशाला में या स्पेसिफिकली इस्लामी जो मदारिस का निज़ाम है उसमें आप अगर बच्चे को सिर्फ मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन से आप कुरान अहादीस और उसके अलावा अपने बुजुर्गों की तालीमात ही सिर्फ पढ़ा रहे हैं और उस बाकी दुनिया से आपने उनको नाबल्द रखा हुआ है, तो ये तो मेरे ख्याल में जुल्म है एक इंसानी जान पे। एंड सेकेंडली जो आपने बात पूछी थी कि उसमें क्या मॉडिफिकेशन हुई है, तो वो मेरे ख्याल में विशक को ये नहीं समझ आई कि उनका कहने का मतलब ये था कि उन्होंने जैसे पाकिस्तान में कोशिश की गई मुशर्रफ के दौर में कि इन्होंने कहा कि जी हमारा जो बाकी तालीमी निज़ाम की किताबें हैं वो भी मदारिस के निज़ाम में शामिल की जाएं और उनका भी इम्तिहान होगा। लेकिन मदारिस वाले माशाल्लाह काफ़ी ताकतवर, उन्होंने कहा जी इम्तिहान तो होगा लेकिन हम खुद ही लेंगे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट बोर्ड नहीं लेगी। तो फिर मदारिस के में इम्तिहान होते हैं, उनका कोई रिजल्ट नहीं आता। तो सेम वाज द क्वेश्चन के क्या आप लोगों के मदारिस में, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इंडिया की अपना सिलेबस जो है उसकी कोई ना कोई रिकमेंडेशन होती होगी कि वो क्लियर करेंगे तो उनको कोई दी जाती होगी सनद। अदरवाइज तो फिर आप एक मुफ्ती और एक मौलवी पैदा करके तो उसके लिए आप फिर मदारिस ही बनाते जा रहे हो, मदरसे बनाते जाए, और तो फिर कुछ उसका आउटकम नहीं होता है। सेकेंडली मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि जैसे मिश्रा साहब ने भी मेंशन किया MBS को, मैं मानूंगी उस दिन उनको कि बल्कि बहुत विजनरी हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वहां पे इस मामले में वो जमहूरी नहीं है, क्योंकि जमहूरियत पाकिस्तान भुगत रहा है, इस्लामी जमहूरियत, और हमारे मदारिस और हमारे मुल्ला इतना ताकतवर हैं कि वो
एक खातून के लिए हक में कोई बिल लाया जाए तो वो वाविला मचाते हैं कि उसके बाद वो वापस ले जाना पड़ता है और उसके ऊपर जो है सारे मुंह सी लेते हैं। यहाँ पे मुल्ला का राज इतना है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिसके इशारे पे पूरा मुल्क चलता है उसको भी मिलाद करवाना पड़ता है इनके इशारों पर। सो हमारे यहाँ तो जी बहुत मुश्किल काम है। वो लोग एक डिक्टेटरशिप में, बादशाही में अगर वो उन्होंने फैसला कर लिया, उनकी किस्मत बदल गई तो वेल एंड गुड, लेकिन फिर भी मैं ये समझूंगी कि देखूंगी वो वक्त आएगा कि सऊदिया या फिर अरब जैसे ममालिक में भी एक वक्त में कम से कम 4 शादियां ना हो या 5 शादियां ना हो, जो कि बेसिक इंसानी जो है वो, मैं उसको काफी उसको मैं तकलीफ दे अमर समझती हूँ। और मैं इंडिया के लिए भी ये सवाल रखती हूँ कि बीइंग अ सेकुलर कंट्री, हम तो एक इस्लामी जमहूरी मुल्क हैं, जो कि मैं इसके पर एक बहुत लंबी डिबेट है जो जिसको मैं बिल्कुल ही किसी और वक्त के लिए रखना चाहती हूँ। हमें तो किसी भी चीज की आजादी नहीं है सवाल करने की, सोचने की, क्योंकि हम तो बहुत ही एक रिजिड किस्म के और हम पे तो फतवे लगते हैं। लेकिन देखा जाए तो मुख्तलिफ मज़ाहिब में होते हुए भी यूरोप तो आपको इजाजत नहीं देता कि आप एक वक्त में 3 शादियां रखें, 2 शादियां रखें। वहां पे भी हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, वहां पे क्रिश्चियन भी हैं। तो इंडिया बीइंग ए सेकुलर कंट्री, वहां पे अगर सिखिज्म है, ईसाई हैं, मुसलमान है, हिंदू है, कोई भी अगर दूसरी शादी एक वक्त में, वैसे तो आप 20 कर लें, 20 ने 50 कर लें, तो मैं हैरान हूँ। आई वुड लव टू क्वेश्चन दिस कि सर आप मुझे बता दें कि व्हाट इज द थिंग कि जो आपको रोके हुए है आपके आइन को, कि वो कम से कम अगर सेकुलर है तो ये भी कर देते कि एक वक्त में मुसलमानों को, जब यूरोप ने भी ये देखें जो सेकुलरिज्म में तो ये अलाउ नहीं होना चाहिए, फिर क्या प्रेशर है, क्या जुल्म है, या क्या ताकत है कि उनको इस चीज पे नहीं आने दे रही। एक बुनियादी बेसिक सी चीज है माशरती। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आप उन्हीं से म्यूट पूछ रही हूँ, वो मेरे ख्याल में जवाब मुझे हकीकतन नहीं पता कि क्या रीजन है। देखिए ऐसा है हमारा जी कि जब भारत का विभाजन हुआ, द अनफॉर्चुनेट डिवीजन एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया जब हुआ, तो यहाँ पे जो स्कूल ऑफ थॉट ने गवर्न किया वो ये बात मानते थे कि इस्लाम को मॉडिफाई करना या रिफॉर्म करना उनका जॉब नहीं है, तो उन्होंने उसमें इंटरफेयर करना कभी उचित नहीं समझा। और हमारे यहाँ उसको पर्सनल लॉ कह करके ये कह दिया गया कि वो आप ही देखें, आपकी कम्युनिटी है, आप उसको फंक्शन करें। बिकॉज कि इंडिया को ये था कि भाई जो यहाँ के मुसलमान हैं उनको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो उनके साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है या उनके रिलीजियस राइट में जो है वो इंटरफेरेंस हो रही है स्टेट की तरह। तो जैसे मैं आप लोग ये फील करते हैं 80 साल होने वाले हैं, यूरोप में भी बैठे हैं मुसलमान, आपका तो एक मुल्क सेकुलर मुल्क है, हम तो मजबूर लोग हैं, तो क्या स्टिल आप लोग इतना देखें, ये कोई पर्सनल मैटर नहीं है, ये एक माशरा खराब करने वाले। आपने पिछले दिनों ही अपना एक टीवी चैनल शो ही देखा होगा जिसमें दो बीवियां लेकर एक मर्द गया हुआ था, तो इट वॉज वेरी पेनफुल फॉर अ पर्सन लाइक मी। ठीक है जी, आपका जाती मामला है, लेकिन आप ये इस तरह के कवानीन के लोग ऊपर, आप जैसे लोग ये कोई सवाल नहीं उठाते कि अगर हमारा मुल्क सेकुलर है या तो फिर इनको आप सबको मजाहिब को ही रहने दे, हर एक मजहब का एक अलग कानून होगा, जाती हद तक तो मजहब पे अमल करें, लेकिन जो माशरती तौर पे आप इस तरह की कर रहे हैं तो वो तो मेरे ख्याल। क्या मुझे एक सवाल और पूछने की इजाजत चाहूंगी, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बेटी का हिस्सा जो है बाप की जायदाद में मुकम्मल नहीं होता, बेटे से आधा होता है, और वो आधा भी नहीं मिलता हमें अनफॉर्चुनेटली, वो भी जो लेती है उनके लिए। तो क्या इंडिया में भी ये है रूल कि मुसलमान को तो अगर है तो मैं कहूंगी कि इस्लाम ने कहा है कि आप चाहे पूरी जायदाद बेटी को दे दे, रोका नहीं है, उन्होंने एक कानून बनाया यही ऐसे दे दे, ना दे सके तो चाहे पूरी दे दे, रोका नहीं है। शादी के लिए इस्लाम ने कहा है मजबूरी हो तो दूसरी कर लें, अदरवाइज इस्लाम ने कहा नहीं है कि दूसरी शादी करें। तो ये कानून तो वो कानून है जो टकराते भी नहीं है हमारे मजहब से, वो तो हमारे जैसे मजहबी मुल्क ने हमें नाको चने चबवाए हुए, तो आप जैसा मुल्क तो इंसानों वाले कवानीन ला सकता है, देन व्हाई नॉट। देखिए जिसको आप मजहब कह रही हैं हमारा जी, मजहब क्या होता है इसकी हमारे यहाँ आर्टिकल 25 में मजहब की फ्रीडम है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करी कि मजहब का मतलब है कि अपने रीति रिवाजों और अपने नियमों का, रूल्स का, लॉ का फॉलो करने को मजहब कहते हैं। ठीक है ना, मजहब मतलब टू फॉलो योर लॉज। अब आप लॉज कहाँ से लाएंगी? तो लॉज का सोर्स, इस्लामिक सोर्स तो कुरान, हदीत, इज्मा और ये कियास, यही चार आपके सोर्स है। तो वो उसको ये कहते हैं कि जो हमने, अगर आप हमें हमारे मजहबी लॉज को फॉलो करने से रोकते हैं तो फिर आप हमारे मजहब में इंटरफेयर कर रहे हैं, यही आर्ग्यूमेंट दी जाती है। तो मजहब, द आई वर्ड, एग्री सर, अगर आप उनको नमाज पढ़ने से रोकें, हज पे जाने से रोकें, तो वो तो इंटरफेयर। लेकिन यहाँ पर आपको नहीं लगता कि आप जैसे लोगों को सवाल उठाना चाहिए? हम तो नहीं उठा सकते, हम तो बहुत मजबूर हैं। ये दो चीजें कम अज कम, ये देखिए तो ये इस्लाम ये भी नहीं कहता ना सर। ये तो मतलब ये तो मैं उस दिन देखूंगी, एमबीएस को भी उस दिन देखूंगी कि इस्लाम ने तो इतनी सख्त हदें मुकर्रर की है दूसरी शादी की कि दूसरी शादी हो पॉसिबल ही नहीं अगर उसको देखा जाए तो। ये तो तो स्कूल ऑफ एमबीएस का भी थॉट है मैं ना उस हमारा जी जी। सर, आप ये कह रही हैं, आप ये कह रही हैं और सही कह रही हैं, मगर मैं आपसे मान लीजिए कह दूं कि मैं आपके इंटरप्रिटेशन से इसमें सर इंसानी इंसानी आता है ना कि इस हमारे खास तौर पे खवातीन के जो जायदाद के और ये शादी के, इसमें इंसानी बुनियादी हकूक आते हैं जो कि मना हमारे यहाँ नहीं है, फिर टीवी भी पे मना कर दिया जाता मौलाना, है। हमारे यहाँ टीवी पे मौलाना साहब आए, उन्होंने बोला कि हमें दूसरी शादी करने के लिए एग्जिस्टिंग वाइफ से पूछने की भी जरूरत नहीं है, बताने की बात तो दूर की कि रही। तो वही बोला मौलवी यूरोप जाता है तो क्या करता है वहां भी बताएं। वो, मैं आपको केस बताऊं, मैं जब जर्मनी में था तो एक केस हमारे पास आया था, मतलब अलाव मैं, तो नहीं है ना सर, झूठे नहीं मोटे देखिए, या में धोखेबाजी से सो भी रखें नहीं, इसका। स्टेट विद इन स्टेट की बात आ जाती है ना, जब आप स्टेट के लॉ के ऊपर अपने आप को, आप कह रहे कि अब हमारे यहाँ क्वेश्चन पूछे कुरान बड़ा है या कॉन्स्टिट्यूशन, कहेंगे कुरान बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि हम आई कुरानिक एग्री, लॉ, तो लेकिन वो आप लोग तो भी ना ये हिंदू मजहब है के ऊपर आपका मुल्क खड़ा है, आपका एक सेकुलर मुल्क है। आप ना सिखिज्म पे खड़ा है ना इस्लामिज्म पे खड़ा है, तो इतनी जुर्रत तो आप लोग नहीं दिखा पाए। मैं यकीन माने, मैं सोचती हूँ कि हमारे तो खैर आने वाले भी 10 नस्लें ऐसा कोई चमत्कार नहीं देख पाएंगी। नहीं होगी। वो देखिए, मैं फिर वो जाऊंगा कि देखिए भारत का मजहब कोई नहीं है, लेकिन भारत का एक ट्रेडिशन है, एक वैल्यू है, एक इसीलिए हिस्ट्री है, कल्चर है हमारी है, उसको हम कैसे छोड़ देंगे? लेकिन जैसे हम सऊदी सर एक अरेबिया कत्ल में, कर देगा तो फिर उसको तो आप सजा देंगे ना। तो बुनियादी इंसानी हकूक है, जायदाद आधी मिल रही है, बाकी आपके पूरे मुल्क में अब बेटियों को भाई, जायदाद आधी, तो उसको क्या मतलब। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट में केस आया, 3-4 केसेस हुए। एक लड़की थी मुस्लिम, इमराना नाम था, उसके ससुर ने उसके साथ रेप कर दिया। ठीक, अब चूंकि नॉर्मली ये लोग पुलिस में नहीं जाते, इन्होंने काजी को बुलाया। काजी साहब ने कहा कि चूंकि अब इनकी सोहबत हो गई है इनके साथ, तो ये इनकी वाइफ हो गई। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द मैटर टू द पुलिस, उन्होंने कहा पुलिस में जाने की जरूरत नहीं, अब चूंकि इनकी सोहबत हो गई है तो अब ये इनकी वाइफ हो गई और अपने हस्बैंड की वो मम्मी हो गई। सर अब इस उनसे तरह की पूछो, वजह का खैर चीजें तो होती रहेंगी ना जब तक स्टेट की नहीं, रीट नहीं होगी। पॉइंट हमारे ये नहीं यहाँ कि तो पॉइंट स्टेट की रीट नहीं है। नहीं, मैं फैक्ट्स की उस पर नहीं जा रहा। पॉइंट ये कि जब स्टेट सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर आया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ इंडिया से बोला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि भाई क्या हो रहा है, ये आपकी क्या इनके ऊपर ये जो इस तरीके के कोर्ट्स चला रहे हैं, काजी सिस्टम चला रहे हैं, इस पे आपका क्या लेना है? क्या कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफिडेविट देके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा इनको चलने देना चाहिए, ये एक बहुत अच्छा तरीका है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का और हमारे ऊपर बर्डन कम होता है। उन्होंने इंडोर्स कर दिया। उन्होंने कहा दे आर लाइक पंचायत सिस्टम, ये तो आर्बिट्रेशन हो रहा है, इसमें कोई यही बुराई जुल्म यही है ना कि हर हुकूमत अपना दामन बचाती है कि खैर हमारे यहाँ तो खैर रिबा हम तो आने वाली कई नस्लें भी नहीं सोच सकती। जब मेरे से मेरे बच्चे सवाल करते हैं आसपास के मम्मा, या फिर हमें ऐसे, ये अल्लाह ने कहा है, उनका अल्लाह ने तो कभी मना नहीं किया पूरी जायदाद बेटी को दे दें, मतलब वो मना नहीं करता। उन्होंने एक रूल जरूर बनाया और कहीं नहीं लिखा। अच्छा तो मैम, बाकी ये है कि पाकिस्तान का कानून चेंज नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान मौलवियों के डंडे के जोर पे चलता है, और पाकिस्तान में ये जो इस्लामी जमहूरिया है उसमें आप ये अयाशियां आपने देनी ही देनी है मर्दों को, अदरवाइज भाई वो आप। अब यही बात मैं एमबीएस के लिए भी कर रही हूँ कि मैं उसको भी इंसान तब मानूंगी जब वो ये आजादियां जो है मर्द हजरात से छीनेगा कि मुकम्मल जायदाद का वारिस होना, एक एक वक्त में 10 बीवियां या 5 बीवियां रखना। जब वो इन चीजों पर पाबंदी लाएगा ना, बुर्का उतार दिया, लाइसेंस दे दिया, भाई कर लो जो भी करना है, असल मुद्दे की चीज जो मेन आप इंसान के ऊपर जुल्म कर रहे हैं वो जब तक आप नहीं हटाएंगे तब तक मैं नहीं मानती कि वो भी कोई तब्दीली लाएगा। अच्छा देखिए, हमारा मैम, एक मेरा सवाल आपसे भी है कि क्या आप फ्यूचर मेरे देख पे रही हैं? फतवे ना लग जाए अब।
तो मैम क्या फ्यूचर देख रही हैं आप पाकिस्तान के यानी कि इन मदरसास का ओवरऑल आप क्या फ्यूचर देख रही हैं? हमेशा यूज होते रहेंगे ईंधन की तरह जंगों में, जहाँ कहीं टांग फंसानी होगी पाकिस्तान को, चाहे वो कश्मीर होगा, ईरान होगा, अफगानिस्तान होगा, या जहाँ कहीं भी। और उसके अलावा अकल, तालीम, शऊर और सोच से हमेशा दूर रखेंगे, क्योंकि जितनी आप उनको सवाल करने की आज़ादी या सोच की देंगे, वो सवाल पूछेंगे कि आप हमसे ये क्यों करवा रहे हैं ये। तो इस तरह इनमें रिफॉर्म्स कभी नहीं आएंगे। जो रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे उनको वो उस मसलक से, उस मजहब से निकाल दिया जाएगा। बाकी इनकी पावर जो है वो, जब तक तो पाकिस्तान बाकी है और इस्लामी जमहूरिया बाकी है, ये उनकी ताकत और पावर रहेगी। आप अंदाजा कर लें कि एक मदारिस में उनके पास कितनी ताकत होती है, बच्चों की मैन पावर कितनी होती है। तो हुकूमत तो मजबूर है, वो हम तो कोई सवाल भी नहीं कर सकते। सो मैं तो नहीं, कोई भी फ्यूचर में आने वाले किसी भी वक्त में कोई भी बेहतरी नहीं देखती। डॉक्टर साहब पॉसिबल ही नहीं है असल में। आपसे भी लास्ट सवाल है, क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप मदरसा एजुकेशन सिस्टम का? देखिए, मैं उस प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहूंगा। ये आपकी समस्या, सोसाइटी की समस्या है, ये अंदर से आनी चाहिए। आपके यहाँ पे लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। मेरा उस पर कोई नहीं सर, फ्यूचर। आपकी हुकूमत मदारिस में क्या लागू करना चाहती, क्या वो जैसे हमारी हमारे हुकूमत ने भी किया? हुकूमत ने कहा आप मदरसे के नाम पे जो पढ़ाई हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन होता यह है कि जब आप एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रहते हैं तो यहाँ का जो मुस्लिम समाज है वो यहाँ के हिंदू समाज को भी देख रहा है। अब आपके घर में एक बेटी हुई है और मेरे घर में भी एक बेटी हुई है, तो मेरी बेटी पढ़ रही है, दंदराते हुए स्कूटर से जा रही है, घूम रही है, पढ़ने विदेश जा रही है, तो वो बेटी भी कह रही है भाई हमें भी जाना है। तो उसके पास एक रेफरेंस पॉइंट है कंपैरिजन का कि भाई ये कर रही है उसी समाज का हिस्सा, तो हमको क्यों नहीं करने दे रहे हो तुम। तो वो एक वहां पे प्रोग्रेसिवनेस को लाता है, क्योंकि वो एक उस तरह के कल्चरल मेन्यू में लग रहे हैं। पर आपके पास कोई ऐसा रेफरेंस पॉइंट नहीं है, कंपैरेटिव एलिमेंट नहीं है। क्योंकि आपको अगर कंपैरिजन करना है तो आपने फिर अफगानिस्तान की तरफ देखना है या फिर ईरान की तरफ देखना है। अब आज ही जो ईरान के राष्ट्रपति हैं पेशेंजाई साहब, अगर मैं गलत नाम ले रहा हूं तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और जो उनके सुप्रीम लीडर हैं अल खामनेई साहब, उनके बीच में लड़ाई हो गई। क्यों लड़ाई? मतलब मतभेद हो गए। वो अल खामनेई साहब ने कहा कि भाई ऐसा है कि स्ट्रिक्ट वो हिजाब लॉ आप लागू कीजिए, क्योंकि लड़कियां रिवोल्ट कर रही हैं उनके ऊपर। आप अगर वो काम करती है तो 2 साल की सैलरी उसकी जो है फाइन कीजिए। डेथ पेनल्टी तक उसमें प्रिस्क्राइब्ड है फॉर वायलेटिंग द हिजाब लॉ। पेशेंजाई साहब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस लॉ को वो नहीं करूंगा, और अगर आप चाहेंगी तो उस पर्टिकुलर लॉ, इस पर्टिकुलर न्यूज को भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, ये देख लीजिए। तो सर जानते हैं, दुनिया भी जानती है, बेसिकली हमें जो जी चाहिए हम दोनों मुल्कों को, वो सिर्फ एक ही चीज है कि हम मदारिस में पढ़ाने, हमारे यहाँ तो जी ज्यादातर वो बच्चे हैं, बच्चियों को ज्यादा नहीं भेजा जाता। बच्चे वो हैं जो गरीब घरों से ताल्लुक रखते हैं, जिनके माँ बाप के रोजगार इतने नहीं होते, तो वो खाना भी वहीं खाते हैं, रहते भी वहीं हैं। तो मैं तो यही आखिर में गुजारिश करूंगी कि दोनों मुल्कों में कम अज कम जो साइंसी तालीम है वो लाजिम की जाए मदारिस में। जब तक वो भी जैसे कि मुशर्रफ के दौर में कुछ हद तक की गई थी हमारे यहाँ लाजिम, कि उस जब तक वो इम्तिहान भी पास ना करें, बच्चों को किसी किस्म का इस्लामी भी डिग्री ना दी जाए। इतना तो हम कर ही सकते हैं, हम दोनों ममालिक के जो दोनों मदारिस के लिए आवाज़ उठाने वाले, क्योंकि उन मासूम बच्चों का भी पूरा हक है कि वो दुनियावी तालीम भी हासिल करें। तो मैं तो इस चीज़ के बारे में हमेशा बात भी करती हूँ और खुल के बात करती हूँ कि मदारिस में साइंस की तालीम होनी चाहिए, दुनिया की तालीम होनी चाहिए, और तभी उनको वो सनद दी जानी चाहिए। और मुशर्रफ के दौर में ऐसा हो भी चुका है और कुछ हद तक लागू भी है। तो उम्मीद है कि, और बल्कि मेरे ख्याल में, मैं ज़रा जानती नहीं, मैं नहीं समझती कि इंडिया में भी ऐसा नहीं होगा। इंडिया में भी ज़रूर ऐसा कोई ना कोई स्टेप ज़रूर होगा, उठाया गया होगा कि मदारिस के बच्चे भी बाकी कुछ तालीम लेते हों। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारे यहाँ क्या किया था, गवर्नमेंट्स ने, चूंकि देखिए डेमोक्रेसी में ना वोट बैंक बहुत मैटर करता है, तो फिर आप डेमोक्रेसी के सोचने का तरीका अलग होता है। मैं डेमोक्रेसी इलेक्शन को नहीं मानता, इलेक्शन डेमोक्रेसी का एक छोटा सा पार्ट है। डेमोक्रेसी इज अ फुल पैकेज ऑफ मेनी अदर थिंग्स, देयर आर मेनी कंपोनेंट्स टू इट। नेवरदलेस, तो उसमें क्या हुआ कि इलाहाबाद यूपी गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया, मदरसा एजुकेशन एक्ट। तो जैसे हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं तो 3 तरह के बोर्ड हैं उनको, जो आप सनद कह रही है देने के लिए। सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, आईसीएसई है, और उसके बाद स्टेट बोर्ड्स होते हैं, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, उत्तर प्रदेश बोर्ड, केरल बोर्ड, ऐसे करके अलग अलग स्टेट्स के अपने बोर्ड हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने मदरसा बोर्ड एक्ट बनाया, और मदरसे बोर्ड एक्ट में उन्होंने ये कहा कि मदरसा जो है वो अपना खुद का सर्टिफिकेट देगा, वो खुद ही क्या पढ़ाना है ये डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया।
आपको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 में ये कहा गया है कि जो भी माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंगुअल माइनॉरिटी को अपने मर्जी का स्कूल कॉलेज खोलने का या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने की पूरी फंडामेंटल आजादी है। बाय द वे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रिलीजियस माइनॉरिटी है नहीं, क्योंकि रिलीजियस मेजॉरिटी को कोई स्पेशल राइट्स ही नहीं है। दे हैव एज मच राइट्स एज द माइनॉरिटी। उसके बाद ये एडिशनल राइट्स दी गई हैं। आप देखिए, अब अगर आप नहीं खोलना चाहते, जैसे मैं कहता हूं ना कि भारत के संविधान में the constitution of India will never have the power to reform the Islam, because उसका पावर वहां पे है जहां पे आया। नो सर, इस्लाम को रिफॉर्म नहीं करना सिर्फ इतना है कि आप लाजिम कर दें। इतना तो कर सकते हैं कि लाजिम किया जाए कि दुनियावी और साइंसी तालीम भी लाजिम की जाए हर मदरसे, हर जो आपके दीनी और भी कई किस्म के होते होंगे हॉस्टलाइज जैसे धर्मशाला, उनके उन मासूम बच्चों का देखें जी। आप जानते हैं मजहब का कारोबार बहुत जालिम है, और उसके सामने जो ये हम जैसे लोग तो दूर की बात है, बड़े बड़े सियासतदान और बड़े लोग भी जो हैं वो उनके सामने मजबूर होते हैं। लेकिन हिम्मत तो करनी चाहिए कि धर्मशाला हो या मदरसा हो, वो अपना निसाब सरेआम पढ़ाएं, लेकिन साइंस भी पढ़ाएं। हमारा जी जो आप कहेंगी वो उसको इस्लाम में इंटरफेरेंस मानते हैं। तो नहीं सर, ये स्टेट नहीं, सेकुलर मुल्क में ये नहीं सर। आपके इंटरफेरेंस तब होगी जब आप अपनी मर्जी से उनको अपना मजहब पढ़ाएंगे। भारत सेक्युलर नहीं है ना, मुस्लिम्स के पास अपना पर्सनल लॉ है भाई, वो अपना मैरिज। तो सर आप इस्लामी जमहूरिया बना लें। तो हमने ओआईसी की एप्लीकेशन दी थी भाई। हम पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात। देखिए बात ये ना, मैं इन चीजों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन ये पावर इंसानी हकूक के लिए आवाज जरूर उठाएं। तो इसके लिए देखिए एक ही तरीका है कि मुस्लिम कम्युनिटी में से आप जैसी जो लोग हैं या दूसरे लोग हैं जो प्रोग्रेसिव है, जो सोच सकते हैं, उनको उठना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई अभिषेक मिश्रा बोलेगा तो वो कहेंगे यार ये तो आ रहा है, ये तो हमारा रिलीजन छीन रहा है, ये गलत आदमी है। लेकिन अगर आपका इंटरनल प्रेशर पड़ेगा, समाज में डिमांड होगा, जैसे जब मैंने हमारे यहाँ ट्रिपल तलाक पे डिबेट हो रहा था हमारा जी, तो मैं उसके पहले कभी देखता नहीं था कि हमारे यहाँ की फीमेल्स आकर के वो मौलानाओं के साथ बहस करती थी, उनको उल्टा शुल्टा बोलती थी और वो लोग सुनते भी थे। ये बहुत बड़ा चेंज आया है। तो धीरे धीरे जो हमारी भारतीय महिलाएं हैं, चाहे मुस्लिम हो, मैं भारतीय कहता हूं उनको, तो वो अब आ रही हैं, वो असर्ट कर रही हैं। बहुत सी हमारी बहनें हैं जो टीवी पे आती हैं, एक से एक हैं, वो धाकड़ तरीके से बात रखती हैं और लड़ती हैं। अंबर जैदी जी हैं हमारे यहाँ पे, निगत कासमी हैं, बहुत सी अच्छी हमारी बहनें हैं जो आ रही हैं, वो बातों को रखती हैं। दे आर वेरी प्रोग्रेसिव। आप टीवी में देख लें, रुमाना खान जी हैं, बहुत से ऐसे करके। अभिषेक साहब, मैं चाहती हूँ कि कम से कम कुछ चीजें जो हैं, मैं तो कभी भी मैं इस चीज का हमेशा मैं सपोर्ट करती हूँ कि इंसान की कुछ बुनियादी हकूक हैं। देखिए जी, आप फेमिनिज्म में, आप सेकुलरिज्म में, आप किसी चीज में गैर, आप लादीनियत में पड़े बगैर कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक इंसान की जरूरत है। हर पैदा हुए बच्चे को दुनिया की तालीम जो है वो लाजिम है देनी। तो स्टेट को करना चाहिए। मैं तो अपने जो है अपने लिए जहां बात कर सकती हूँ वहां करती हूँ, जहां बात करने पे फतवे भी दिए जाते हैं, मार भी दिया जाता है, मैं स्टिल मैं बात करती हूँ कि बच्चों का पूरा हक है और उनको उसी वक्त तक डिग्री देनी चाहिए, सनद देनी चाहिए, जब तक वो हमारे दुनियावी या पाकिस्तान का तालीमी निसाब के जो सर्टन बुक्स हैं वो क्लियर ना कर लें। एंड द सेकेंड थिंग, मैं लाजमी बात करती हूँ औरत की जायदाद में हिस्से के लिए, कि मैं नहीं समझती कि इस्लाम के नाम पर आप औरतों का और बेटियों का हिस्सा खाते रहें और आप कहें कि ये जो इस्लाम ने कहा है उसके लिए भी बात की जाती है। और शादी के लिए भी मैं बात करती हूँ कि ये इससे ज्यादा माशरे में बिगाड़ और कोई चीज पैदा नहीं करती, जो एक वक्त में दो फैमिलीज का होना। आप सारी जिंदगी 50 शादियां कर लें, माशरती तौर पर कुछ चीजों के लिए आवाज उठानी चाहिए। अच्छा, ये कैसी डिबेट है कि इसको अगर हम जितना भी प्रोलॉन्ग कर लेंगे ये खत्म नहीं होने वाली, खत्म नहीं होगी, फतवे आ जाएंगे आप पे भी मुझ पे भी। इसका ऑब्जेक्टिव खत्म करना नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिव कुछ शुरू करना है। इसको खत्म करने का जरूरत ही नहीं है ना। ये तो कुछ जिसे कहते हैं थॉट प्रोसेस जगाने वाली बात है। जिस चीज को खत्म करना है वो तो बड़ा नैरो माइंडेड अप्रोच हो जाएगा। आपको इसके थ्रू चीजों को खोलना है, डोंट एंड इट, जस्ट बिगिन इट। मैंने तो सुना है अभिषेक साहब कि आपके मुल्क में कई गैर मुस्लिम सिर्फ इसलिए कागजाती तौर पर कई सेलिब्रिटीज भी मुसलमान हो जाते हैं कि उनको एक वक्त में 2 बीवियां रख सकें। हाउ पैथेटिक इज दिस। धर्मेंद्र और मैं कहती हूँ, मैं अर्ज करती हूँ
मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इंडिया की खवातीन से कि खुदा के वास्ते कम अज कम ये एक बुनियादी हकूक की बात है, उसके लिए आवाज उठाएं और उसके लिए कानून के लिए आप जरूर रिक्वेस्ट करें कि कानून बनाए जाएं। ये जुल्म है, इस जुल्म के अलावा कुछ नहीं। नहीं, ठीक है, आपकी बात सही है, और ऐसे मिसयूज होते हैं, ज्यादा भी नहीं होते, लेकिन हाँ ऐसे होते हैं लोग 2 शादियां करने के लिए अक्सर अपना रिलीजन चेंज कर लेते हैं और 2 या 3 शादियां वो करते हैं। ऐसे तो केसेस भी आए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बहुत टफ डिसीजन लिया। एक बहुत फेमस केस है सल्ला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि यदि आप शादी करने के लिए रिलीजन चेंज कर रहे हैं तो आपका पर्सनल लॉ चेंज नहीं होगा, आपकी शादी वैलिड नहीं होगी, आप जेल में जाएंगे। तो आप हिंदू हैं, आपने अगर दूसरी शादी मुसलमान किसी लड़की से कर ली या किसी हिंदू लड़की को मुसलमान बना के और खुद भी मुसलमान बन के शादी किए, आपका पर्सनल लॉ चेंज नहीं होगा और आप सेक्शन 16 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में आपको जेल होगी, वो भी 10 साल फॉर बाइगेमी। ये लॉ है। दैट्स अ गुड थिंग। सही हो गया। व्यूअर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी राय का इजहार इस टॉपिक से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। इस और टॉपिक से रिलेटेड हिबा, दूसरी शादी जिसको प्रमोट किया जाता है कि एक वक्त में पाकिस्तान वालों से पूछ रही हैं आप, गालियां दिलवानी है आपने उन, क्योंकि जो औरत यहाँ पे तो सेलिब्रिटीज आके बैठ के बताती हैं कि एक वक्त में जो जितना अफोर्ड कर सकता हो, तो बस वही बात है। लेकिन वो क्या है कि गालियों की भी शायद आदत हो गई है, जुल्म है बेटियों पे। देखिए जी, आप 2-2 4-4 बीवियां ले आए, जब आपकी बेटी पे भी कोई ले आएगा तो तब आपको दिल में शायद आपको एहसास हो कि शादी के लिए मतलब एक इंसान, ये आप गैर इंसानी काम जो है वो बंदा क्या कहे अब इसको मजहब के नाम पे। वैसे और मजहब में ऐसा कुछ नहीं है, मजहब में ऐसी कोई पाबंदी नहीं। मैं मेरे से बेहतर नहीं पढ़ा किसी ने, मैं कुरान वैसे तर्जुमा तो हमारा तबसीर जी के ये साथ कर चुकी हूँ। पॉसिबल नहीं है। देखिए, मल्टीपल मैरिजेस पॉसिबल नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि आप अगर सर एक से दूसरी हो देखें जाना, तो माशरे में इंतशार जो है ना, वो बच्चों का उससे सब कुछ जुड़ा होता है। तो ये बज़ाहिर मेरे ख्याल में अब दुनिया तरक्की कर गई, पहले तो ये सरहदें भी नहीं थी, तो जब जिसका दिल करता था मुंह उठाता था, घोड़े दौड़ाता था और दूसरों के मुल्क पे कब्जा कर लेता था। आखिर दुनिया ने सीखा है, समझा है और सिक्योरिटी आई है, तो शायद अल्लाह करे और किसी दिन औरत को भी मिल जाए सेफ्टी। जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सही हो गया। थैंक यू सो तो मच। बात कोई राय ना मांगे, मैं रिक्वेस्ट ये कर रही थी। ठीक है, मैं अपनी भी कोई राय नहीं देती इस टॉपिक पर खास तौर पे। बहुत शुक्रिया हमारा मैम। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जाते जाते आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारा मैम के भी चैनल को सब्सक्राइब करें, डॉक्टर साहब के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की डिबेट के बाद नहीं। सही हो गया, फिर भी हम रिक्वेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।